नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं महान लेखक प्रेमचंद की कहानियों के बारे में। कैसे उनकी रचनाएं सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि समाज की सच्चाई का आईना है। खासकर उनके अंतिम दौर की कहानियां जैसे कश्मीरी सेव और मनोवृत्ति, जिसमें हमें एक नया बदलाव और गहराई देखने को मिलती है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रेमचंद की कहानियों पर पुनः विचार के संदर्भ में सोजे वतन से बात शुरू करने का अपना खास औचित्य है। वस्तुतः 5 कहानियों का यही वो संकलन था सन 1909 में, जिसके प्रकाशन के बाद प्रेमचंद का प्रादुर्भाव संभव होता है। इन कहानियों के प्रकाशन के आज प्राय 70 वर्ष बाद ऐसी कोई जिज्ञासा स्वाभाविक ही मानी जानी चाहिए कि आखिर किस कारण तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इन्हें खतरनाक समझा था। इनके आधार पर प्रेमचंद पर सिडिशन का आरोप लगाया गया था और उनकी अदम मौजूदगी में उनके संग्रह की सारी प्रतियों को आग के सुपुर्द करते हुए संबंध अधिकारी ने उन्हें चेतावनी दी थी कि आगे वे ऐसा कुछ भी करने की जुर्रत न करें। उन्हें इस बात के लिए खैर मनाने की सलाह भी दी गई थी कि वह ब्रिटिश अमलदारी में हैं, नहीं तो इस जुर्म के लिए उनके हाथ कलम कर दिए जा सकते थे। सोजे वतन की 5 में से 4 कहानियां तत्कालीन राष्ट्रीय चेतना के नए उभार को एक सीमा तक रेखांकित अवश्य करती है, लेकिन अपने युग के ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय संदर्भों को लेकर उनका कोई आग्रह नहीं है। सन 1908 में तिलक की गिरफ्तारी और उसके परिणाम स्वरूप बंबई के मजदूरों की आम हड़ताल जैसी घटनाओं को कोई संकेत इन कहानियों में उपलब्ध नहीं है। ठोस राजनीतिक संदर्भों से अपने को बचाकर ये कहानियां एक भावना के स्तर पर देश और राष्ट्र प्रेम को प्रोत्साहित करने की कोशिश का परिणाम है। इन कहानियों को पढ़कर उनके देश और काल का या तो कोई बोध होता ही नहीं है, या यदि होता भी है तो बड़ा अस्पष्ट और धुंधला सा। इन्हें पढ़कर इतना स्पष्ट अवश्य हो जाता है कि न तो इनका देश वह भारत है और न ही इनका काल वह काल है जिसमें वे लिखी गई है। यदि इनमें लेखक के अपने देश और काल कहीं उपस्थित है तो बहुत धीमे रूप में एक भावना के स्तर पर देशभक्ति की एक ऐसी प्रबल भावना जो उठकर और धीरे धीरे बढ़कर पूरे देश को अपनी जद में लेती जा रही थी। सोजे वतन की 5 कहानियों में से 4 दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मखमूर यही मेरा वतन है, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम भावनात्मक स्तर पर राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित है और दूसरी सारी सांसारिक चीजों की अपेक्षा देशभक्ति के जज्बे को असाधारण गौरव एवं गरिमा देने की दिशा में संतरण करती दिखाई देती है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन में शिशु के प्रति वत्सलता और पति के प्रति सारे समर्पण एवं निष्ठा के मुकाबले अपने देश पर कुर्बान हो जाने की भावना को ही सर्वोपरि ठहराया गया है। दिल फिगार की प्रेमिका मलका दिल फरेब जंगलों बियाबानों में भटकने के बाद
लाए गए वत्सलता के आंसू और अपने पति के साथ सती हुई स्त्री की भस्म को महत्व देती अवश्य है, लेकिन वह उनसे भी ज्यादा अनमोल रतन लाने के लिए दिलफिगार को उत्तेजित करती है। और इस तरह तीसरी बार वह जो चीज लेकर लौटता है वह एक भारतीय वीर सिपाही के सीने से निकलते हुए खून की बूंद है, जिसने अपने देश भारत की स्वतंत्रता की वेदी पर अपने को न्यौछावर कर दिया है। जब दिलफिगार उस सिपाही के जख्म पर कपड़े का फाहा रखने की कोशिश करता है तो अपने सीने के घाव से उस चिथड़े को निकालते हुए वह कहता है, क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। इसी वीर के खून की बूंद को मलका दिलफरेब दुनिया का सबसे अनमोल रतन मानकर हमेशा के लिए दिलफिगार की लौंडी बन जाती। उसकी रत्न जड़ित मंजूषा से जो तख्ती निकलती है उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। शेख मखमूद का मसऊद देशभक्ति, त्याग और जातीय एकता का प्रतीक है। कई मौके आते हैं जब उस जैसा दिलेर आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन वह एक गैर मामूली जब्त से काम लेता है ताकि आपसी फसाद और खून खराबे से बचा जा सके। सरदार नमकखोर के आगे वो अपनी तलवार तक रख देता है जो उसे उसके पिता से विरसे में मिली थी, जबकि स्वयं उसके साथी ही उसके इस जब्त से नाखुश होने लगते हैं। इसी तरह सल्तनत के अपने दावे बचाकर वो शेर अफगान को अपनी मलिका मान लेता है ताकि सद्य प्राप्त स्वतंत्रता फिर खतरे में न पड़ जाए। अंततः अपने धैर्य, दिलेरी और त्याग के कारण ही वह अपना खोया हुआ राज्य वापस पाने में सफल होता है। यही मेरा वतन है का नायक लंबे अरसे के बाद अमेरिका से अपने देश हिंदुस्तान को लौटता है, अपने वर्षों से जमे हुए रोजगार और परिवार को वहीं छोड़कर। यहाँ लेखक आसानी से अपने नायक को गदर पार्टी से संबंध या उससे प्रभावित उन क्रांतिकारियों से जोड़ सकता था जो देश की स्वतंत्रता के प्रयत्नों के सिलसिले में अमेरिका में प्रवासी बने हुए थे, लेकिन इन संभावनाओं के उपयोग का कोई आग्रह लेखक नहीं दिखाता है। अपने देश की मिट्टी का आकर्षण बड़े भावुकतापूर्ण ढंग से उसे अपनी ओर खींचता है और अपने रोजगार एवं परिवार की चिंता के बिना ही वह अपने देश में रुक जाता है ताकि वह अंतिम समय अपने देश की मिट्टी में मिल सके। यहाँ लेखक देशभक्ति को धार्मिक समझी जाने वाली कुछ चीजों से जोड़कर अपनी सोच को धुंधला जाने के लिए छोड़ देता है। राम नाम और गंगा का सामीप्य ही उसके लिए जैसे देश का पर्याय बनकर रह जाता है। अपने निजी परिवेश और परिवार से कटने का कोई दुख ही जैसे उसे नहीं है। इन सारी चीजों को लेकर कहीं कोई दर्द
उसके मन में कभी नहीं उभरता और अपने बेहद सपाट, सरलीकृत और तनावहीन निर्णय की घोषणा वह इन शब्दों में करता है। मेरे लड़के और मेरी बीवी मुझे बार बार बुलाते हैं, मगर अब मैं यह गंगा किनारा और यह प्यारा देश छोड़कर वहां नहीं जा सकता। मैं अपनी मिट्टी गंगा जी को सौंपूंगा। अब दुनिया की कोई इच्छा, आकांक्षा मुझे यहाँ से हटा नहीं सकती, क्योंकि यह मेरा प्यारा देश, मेरी प्यारी मातृभूमि है और मेरी लालसा है कि मैं अपने देश में मरूं। सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। अपने शीर्षक के अनुरूप सांसारिक प्रेम पर देश प्रेम की महत्ता प्रतिपादित करती है। यह इटली के प्रसिद्ध देशभक्त मेजीनी के जीवन और संघर्षों को केंद्र बनाकर लिखी गई कहानी है, जिसमें मेजीनी की देशभक्ति, संघर्षशीलता और त्याग भावना को बड़े भावविह्वल ढंग से उद्घाटित करने की कोशिश की गई है। इटली, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के सारे जरूरी ब्यौरे लेखक यूं ही अनायास जुटा लेता है, क्योंकि लेखक का आग्रह कहानी के परिवेश को लेकर इतना नहीं है जितना कि चरित्र और उसमें भी एक केंद्रीय भाव देश प्रेम को लेकर है। संग्रह की दूसरी कहानियों की तरह यह कहानी भी देश प्रेम की काफी कुछ अमूर्त भावना को एक आकार देने की कोशिश का परिणाम है। अपने स्वरूप में ये कहानियां क्रांतिकारी भले ही ना हो, वास्तविक अर्थों में इन्हें राजनीतिक कहानियां कहना भी मुश्किल है। एक भावुकतापूर्ण देश प्रेम की भावना इनके पोर-पोर में बसी है और संभवतः इसी कारण अपने प्रकाशित होते समय वे खतरनाक भी समझी गई। इन कहानियों से, और चाहे कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, प्रेमचंद की भावी दिशा और भूमिका का संकेत अवश्य मिल सका था। धुंधली और किसी कदर आवेगपूर्ण होने पर भी यह कहानी को राष्ट्रीय और जातीय सवालों से जोड़ने की एक ऐतिहासिक शुरुआत अवश्य थी। प्रेमचंद की शुरू की कहानियां चरित्र पर जोर देते हुए भी मूल रूप से घटना बहुल कहानियां हैं, जिनमें कभी कभी तो एक साथ इतनी घटनाओं का ढेर लगा दिया जाता है जो आज भी नहीं, उस समय भी एक अच्छे खासे उपन्यास के लिए भी कुछ ज्यादा ही मानी जानी चाहिए। इन कहानियों में संयोग और असाधारण रूप से सरलीकृत ढंग से हृदय परिवर्तन को लेकर भी उनका आग्रह आसानी से देखा जा सकता है। राय इन सभी कहानियों की बुनावट में कहीं ऐसा चरित्र केंद्र में है, तो कहीं कोई ऐसी घटना जिसका उपयोग लेखक हृदय परिवर्तन या किसी आदर्श के लिए करता दिखाई देता है। मिलाप में नानक चंद, जो एक धनी पिता का पुत्र है, अपने पड़ोस की एक विधवा युवती ललिता को लेकर भाग जाता है। लांछन और समाज के भय के कारण बाद में उसके पिता स्वयं ही उसे वापस आने को मना लिख देते हैं और नियमित रूप से उसे खर्चा भेजते रहते हैं। फिर एक दिन अपने पिता की मृत्यु की खबर पाकर वह ललिता और अपनी पुत्री कमला को वैसे ही बेसहारा छोड़कर कलकत्ता से अपने घर बनारस भाग आता है। नदी के किनारे अपने खून से भीगे कपड़े छोड़ आने के कारण
पुलिस उसे मृत समझकर ललिता को वैसी ही सूचना दे देती है। बनारस आकर मित्रों की संगत में उसका नया जीवन शुरू होता है। एक के बाद एक 3 बार उसकी शादी होती है और पत्नियां मर जाती है। अंतिम पत्नी के एक बच्चा भी होता है, लेकिन वे दोनों ही चल बसते हैं। मानसिक अकेलापन और निराशा की स्थिति में उसे फिर ललिता और कमला का ख्याल आता है। अपनी विशिष्ट हिंदू मानसिकता के कारण वह यह भी सोचता है कि यह जो कुछ हुआ है वह निर्दोष ललिता के प्रति किए गए उसके बुरे व्यवहार का परिणाम है। अतः वह कलकत्ता पहुंचकर ललिता का पता लगाता है और ललिता उसे वहीं मिल भी जाती है जहां वह उसे 10-12 वर्ष पहले छोड़कर गया था। अपने किए पर पश्चाताप करता हुआ वह उसे अपने साथ लाकर सुख से रहने लगा है। नेकी में घटित घटनाएं 20 से भी अधिक वर्षों में फैली हुई है। जिस हीरामणि को बचपन में एक देवदूत की तरह अचानक पहुंचकर तख्त सिंह ने डूबने से बचाया था, वही हीरामणि अनजाने में उसका जमींदार बनकर उसके कल्पित घमंड के कारण उस पर मनमाने जुल्म करता है। वास्तविकता का पता लग जाने पर भी तख्त सिंह उसे कुछ बताकर करुण स्थितियों में वीरता से मर जाना पसंद करता है। बाद में जब हीरामणि को यह सब पता चलता है तो तख्त सिंह की नेकी और आन के बदले वह उसकी स्मृति में एक शिवाला, पक्का कुआं और धर्मशाला बनवाकर अपने किए का प्रायश्चित करता है। पुत्र प्रेम, प्रतिशोध और सिर्फ एक अनाज जैसी कहानियां इसी प्रकार के संयोगों और प्रायश्चित द्वार तथा हृदय परिवर्तन को आधार बनाकर लिखी हुई कहानियां हैं। सिर्फ एक अनाज में लेखक तथाकथित बुद्धिजीवियों के मुकाबले अज्ञानी ठाकुर को कहीं अधिक विश्वसनीय समझता है, जो अपने अंतःकरण के निर्देश को भावुकता समझकर टालने की कोशिश न करके कथनी की एकता पर बल देता है। देवी में एक स्त्री एक अंधे भिखारी को 10 रुपए का नोट भीख में देने के कारण सहज ही कौतूहल और आदर पात्र बन जाती है। बाद में मालूम होता है कि वह एक विधवा है और वह नोट उसे पड़ा मिला था, इसलिए वह उसे भिखारी को दे देती है। उसके इस त्याग पर घटना का वर्णन करता लेखक उसे देवी कहकर उसके प्रति समादर प्रकट करता है। यह वस्तुतः इस रूढ़िवादी हिंदू सोच का समर्थन है जो पड़े हुए धन के उपयोग को लेकर भांति भांति के भय दिखाती है और उसे दान देकर त्याग का गौरव हासिल करने की खुशफहमी में मुब्तला रहती है। इस वर्ग की कहानियों में अंधेरे किंचित भिन्न प्रकार की कहानी है। इसमें लेखक की यह दिखाने की कोशिश है कि गांव में अशिक्षा और आपसी फूट का लाभ मुखिया और पुलिस के लोग उठाते हैं। नेता और पुलिस के वर्तमान समीकरण की पूर्व कल्पना की दृष्टि से इस कहानी का महत्व आज कुछ ज्यादा ही माना जाना चाहिए। धर्म की वास्तविकता का उद्घाटन भी लेखक इस कहानी में करता दिखाई देता है। अनपढ़ और अशिक्षित होते हुए भी गोपाल वास्तविकता को समझने लगा है। उसी पर आक्रमण होता है और उसे बचाने के लिए उसी की पत्नी को पुलिस को पूजा पर चढ़ाना पड़ता है। दरोगा के लिए दिए गए 50 रुपयों में से आधे रास्ते में ही मुखिया अपनी अंटी में रख लेता है। जब वो गोपाल को विश्राम दिलाने की कोशिश करता है कि सत्यनारायण की कृपा से ही वह आज
पुलिस के चंगुल से बचा है तो किंचित आक्रोश में गोपाल कहता भी है, सत्यनारायण की महिमा नहीं, यह अंधेर है। हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म का इस्तेमाल कैसे अपने अपने ढंग से अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, इसके संकेत कहानी की बनावट में जगह जगह पर मिलते हैं। दरोगा तकवे और तहारत के बड़े पाबंद है और पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं, 30 रोजे रखते हैं, ईदों में धूमधाम से कुर्बानियां देते हैं, लेकिन वह इतने बुद्धिमान भी हैं कि अपने धर्म को कहीं भी अपने पैसे पर हावी नहीं होने देते हैं। दरोगा जी निहायत कारगुजार अफसर थे, गालियों में मात करते थे। सुबह को चारपाई से उठते ही गालियों का वजीफा पढ़ते थे। मेहतर ने आकर फरियाद की, हुजूर अंडे नहीं है। दरोगा जी हंटर लेकर दौड़े और उस गरीब का भरकुस निकाल दिया। सारे गांव में हलचल पड़ी हुई थी। वे रोजे नमाज और किसानों की निर्मल लूट एवं अत्याचार की दो नावों पर एक साथ सवारी की कला में कमाल हासिल कर चुके हैं। इसी तरह गोपाल के पिटने और कुजापा चढ़ाने के बावजूद मुखिया और दूसरे लोग उसे सत्यनारायण की कथा के लिए भी उकसाते हैं। यह अलग बात है कि वास्तविकता से परिचित हो जाने के कारण वह उनके षड्यंत्र का शिकार नहीं होता है। लेखक प्रेम को अमृत का पदार्थ मानता है जो जीवन की पूर्णता के लिए अनिवार्य है। होली की छुट्टी में प्रेमचंद का अपना निजी रंग ही नहीं दिखाई देता है। उनके निजी जीवन के बहुत से अनुभव इस कहानी में बड़े आकर्षक ढंग से चुने गए हैं। स्कूल का माहौल और अध्यापक का अभिशप्त जीवन, काम और अनुशासन के नाम पर हेडमास्टर द्वारा अध्यापक को परेशान करने की मनोवृत्ति और सबसे अधिक गुण के प्रति प्रेमचंद की अपनी असाधारण कमजोरी, इन सारी बातों का वर्णन इस कहानी में बड़े आकर्षक ढंग से हुआ है। वैसे चरित्र विल जैक्सन इस कहानी के केंद्र में भी हैं और उसी आदर्शवादी तर्ज पर उनका आदर्श भी यहाँ मौजूद है, लेकिन वह आकस्मिक हृदय परिवर्तन से नितांत भिन्न प्रकार की चीज है। किसानों की सेवा का जो व्रत उन्होंने लिया है वह उनके फौजी जीवन के अनुभव और अंग्रेजी की जन विरोधी पक्षपातपूर्ण नीतियों की ही जैसे एक सक्रिय प्रतिक्रिया हो। सिर्फ प्रायश्चित ही नहीं बल्कि उसके बाद एक सार्थक कर्म की भूमिका को कहानी के केंद्र में रखकर लेखक अपनी सोच में परिवर्तन और विकास का संकेत देने लगता है। अपनी सरकारी नौकरी के सिलसिले में महोबा प्रवास के दौरान प्रेमचंद ने उस क्षेत्र के इतिहास और लोक कथात्मक तत्वों के आधार पर जिन कहानियों की रचना की उससे कई बातें साफ होती हैं। प्रेमचंद इतिहास के विद्यार्थी थे और इस विषय में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उस समय तक वर्ग संघर्ष की दृष्टि से भारतीय इतिहास की पुनरुत्थानवादी भूमिका की सीमाएं उनके आगे पर्याप्त स्पष्ट थी। राजपूती आन बान के उस युग को वह बड़े निशंक भाव से अंधेरा युग कहते हैं, जबकि आपसी फूट और बैर की एक भयानक बाढ़ मुल्क में आ पहुंचती थी। रानी सारंधा, राजा हरदौल, मर्यादा की बेदी, पाप का अग्निकुंड और अहल्या आदि कहानियों में जहां वह तत्कालीन इतिहास के इन वीर नायक नायिकाओं के व्यक्तिगत शौर्य, साहस और त्याग की
प्रशंसा करते हैं, वहीं वह उनके जन विरोधी सामंती मूल्यों, अदूरदर्शी नीतियों और झूठी आन बान के नाम पर आपसी कलह और फूट की भर्त्सना भी करते हैं। एक लेखक के रूप में वह इस कोशिश में भी लगे दिखाई देते हैं कि अपने इन वीर नायक नायिकाओं के व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों का उपयोग वह अपने राष्ट्रीय संदर्भों में कर सकें। आला उदल जब एक षड्यंत्र के कारण रूठकर महोबा से कन्नौज चले जाते हैं और पृथ्वीराज के आक्रमण के अवसर पर रानी के संदेश पर भी अपने व्यक्तिगत अपमान के कारण आने को मना कर देते हैं, तो उनकी माँ उन्हें मातृभूमि की रक्षा का लहना देती है। यही कि उनकी मातृभूमि कन्नौज नहीं महोबा है और वह इस समय संकट में है। इस उल्हाने का असर भी होता है। राजहट में कुंवर इंदरमल नई रोशनी और शिक्षा के प्रभाव से अपने पिता देवमल की सामंती ऐंठ विलासिता और रख रखाव का विरोध करता है और रियासत में निर्मम शोषण की शिकार जनता का पक्ष लेता है। अपनी इन कहानियों में प्रेमचंद इस ओर भी सचेत दिखाई देते हैं कि वह इतिहास के सबक पर साधारण ढंग से टिप्पणी कर सके और गलतियों की पुनरावृत्ति से देश को बचा सके। आला का पृथ्वीराज एक वीर पुरुष है जो गाफिल हाल में शत्रु पर हमला करना अनैतिक समझता है, लेकिन साबुद्दीन गौरी के मामले में उसके यही निकम्मे आदर्श स्वयं उसके और पूरे देश के पतन का कारण भी बनते हैं। राजा हरदौल में बड़े भाई जुझार सिंह की अनुपस्थिति में शत्रुओं को परास्त करने में दिखाया गया उसका सारा शौर्य चंद सामंती सैनिकों के आगे व्यर्थ हो जाता है। हरदौल का विषयुक्त पान का बीड़ा खाकर आत्मदान करना व्यक्तिगत शौर्य और बलिदान का एक अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत करता है। लेखक उन सामंती मूल्यों को लेकर पर्याप्त कटुता से काम लेता है जो हरदौल की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। इसी तरह रानी सारंधा में एक और यदि लेखक राजा संपत राय और रानी सारंधा के व्यक्तिगत शौर्य और बलिदान का अंकन सराहना पूर्ण ढंग से करता है, तो दूसरी ओर उन कुरीतियों, अकारण जिद और छोटी छोटी सनकों की भर्त्सना भी करता है जो उनका विनाश करके प्रकारांतर से पूरी जाति और देश को कमजोर करते रहने का कारण बनती है। भाषा की जिस सादगी और प्रभाव के लिए प्रेमचंद जन काव्य आला की प्रशंसा करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जैसे वह स्वयं अपने भाषिक और अभिव्यक्ति संबंधी आदर्शों की ओर संकेत कर देते हैं। बयान करने का तर्ज ऐसा सादा और दिलचस्प और जुबान आम फहम है कि उसके समझने में जरा भी दिक्कत नहीं होती। वर्णन और भावों की सादगी कला के सौंदर्य का प्राण है। प्रेमचंद मनुष्य की सद्प्रवृत्तियों में गहरी आस्था रखने वाले लेखक हैं। दूसरे दौर की उनकी कहानियां जो मोटे रूप से सन 20 तक चलता है, रह रहकर उसके इसी विश्वास को प्रकट करती है कि आत्यंतिक रूप से मनुष्य कभी बुरा नहीं होता और न ही उसके सुधार और विकास की संभावनाएं कभी निशेष होती है। ऐसा नहीं है कि वह आदमी की क्षुद्रताओं को नहीं देखते, लेकिन उन पर अपने को केंद्रित न करके उनकी एक झलक मात्र देकर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए उनकी इन
कहानियों का रचना संसार अधिकांश में छल छद्म से मुक्त, भोले, निश्चल और आस्थावान लोगों का संसार है। अगर किसी कारणवश उनमें से कुछ लोग कभी बहकते भी हैं तो फिर जल्दी ही वे अपनी गलती स्वीकार करके एक गहरे पश्चाताप की भावना के साथ ठीक रास्ते पर आ जाते हैं। इस सब के लिए लेखक की हैसियत से जहां मानवीय सद्प्रवृत्तियों में उनकी आस्था जिम्मेदार है, वहीं गांधीवाद का हृदय परिवर्तन वाला सिद्धांत भी उन्हें इस दशा में गहराई से प्रभावित करता दिखाई देता है। वैसे हृदय परिवर्तन को आधार बनाकर लिखी गई कहानियां उनकी कहानियों के परवर्ती दौर में भी आसानी से मिल जाती है, लेकिन वहां उनकी संख्या के अनुपात में एक गुणात्मक अंतर भी अवश्य दिखाई देता है। गांधीवादी सिद्धांतों और आचरण के प्रति अपने गहरे विश्वास के कारण ही प्रेमचंद कहानी में यथार्थ को अपर्याप्त मानकर टिप्पणी करते हैं। उसमें कल्पना की मात्रा कम, अनुभूतियों की मात्रा अधिक होती है, बल्कि अनुभूतियां ही रचनाशील भावना से अनुरंजित होकर कहानी बन जाती है। मगर यह समझना भूल होगी कि कहानी जीवन का यथार्थ चित्र है। इसके बाद थोड़ा आगे चलकर जो लिखते हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि यथार्थवाद को वह यथार्थता एवं प्रकृतिवाद से अलग करके नहीं देख पा रहे, और इस मामले में अभी उनकी दृष्टि बहुत साफ नहीं है। और अगर हम यथार्थ को हूबहू खींचकर रख दे तो उसमें कला है। कला केवल यथार्थ की नकल का नाम नहीं है। कला दिखती तो यथार्थ है, पर यथार्थ होती नहीं। उसकी खूबी यही है कि यथार्थ मालूम हो। उसका मापदंड जीवन के मापदंड से अलग है। यही कारण है कि इस काल की अधिकांश कहानियों में हमें पात्र और उनका परिवेश तो यथार्थ दिखाई देता है, लेकिन इन पात्रों के आचरण और उसे प्रभावित करने वाली सोच अपने मूल रूप से यथार्थ विरोधी ही है। कोई चाहे तो रिवाज के मुताबिक उसे आदर्शवादी भी कह सकता है। इसी दौर की उनकी प्रतिनिधि कहानियों में बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा, दुर्गा का मंदिर, सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर और मृत्यु के पीछे आदि को लिया जा सकता है। बड़े घर की बेटी में प्रेमचंद इस बात को महसूस करते दिखाई देते हैं कि संयुक्त परिवार प्रथा के प्रति उनके गहरे मोह के बावजूद उसको लंबे समय तक जिलाए रखना मुश्किल है। श्रीकंठ के पिता और ससुर दोनों ही जमींदार हैं, लेकिन सामंती रखरखाव और आचार के कारण हालत खस्ता हो चुकी है। श्रीकंठ के अपने यहाँ जिस दरवाजे पर कभी हाथी झूमता था, वहाँ अब एक मरियल सी भैंस बंधी है, जिसको खिलाने पिलाने की चिंता से मुक्त लोग उसके पंजर में से दूध काटने को हर वक्त उतावले रहते हैं। उसके ससुर के 7 बेटियां हैं और उनमें से 3 की ही शादी में उनका आर्थिक ढांचा बुरी तरह चरमरा गया और वह कर्ज में डूबे हुए हैं। श्रीकंठ बीए करके भी संयुक्त परिवार प्रथा की वकालत और गांव में होने वाले धार्मिक उत्सवों आयोजनों में गहरी रुचि रखता है। अपनी पत्नी आनंदी से अपने छोटे भाई लाल बिहारी की उद्दंडता की बात सुनकर दाल में डाले जाने वाले घी को लेकर कहा सुनी और उसके मेके को लेकर ताने तिसने के बाद
पड़ाव उठाकर मार देता है। वह आग बबूला हो जाता है और संयुक्त परिवार को लेकर उसका सारा उत्साह इस एक ही चोट से ढहने लगता है। इस अनहोनी स्थिति का तमाशा देखने के लिए किसी न किसी बहाने आस पड़ोस के लोग जुड़ने लगते हैं। जग हंसाई से बचने के लिए पिता होशियारी से काम लेते हैं, लेकिन अपनी जिद और क्रोध में श्रीकंठ विनम्रता के उनके बदले हुए पैतरों को जरा समझना ही नहीं चाहता। इस सारे आघात को सह्य बनाने के लिए प्रेमचंद जिन स्थितियों की कल्पना करते हैं वे कैसी भी जटिलता से मुक्त है और मानवीय सत्प्रवृत्तियों में विश्वास वाले उनके आरोपित आदर्शवाद की देन है। लाल बिहारी गुस्से में भले ही कुछ कह और कर बैठा हो, लेकिन श्रीकंठ के लिए उसके मन में गहरा आदर है। पिता से भी ज्यादा उसके सामने न तो वह कभी बोलता है, अगर न ही खाट पर बैठता है। पान और हुक्के की तो बात ही अलग है। श्रीकंठ उसे बहुत चाहते हैं। जब भी इलाहाबाद से लौटते हैं उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं। पिछली बार मुकदरों की जोड़ी लाई थे। एक बार नाग पंचमी पर उसके कुश्ती जीतने पर पूरे 5 रुपए के पैसे लुटाए थे और स्वयं आनंदी भी गुस्से में आकर पति से सब कुछ कहने के लिए पछता रही है। अपनी जीभ को आग लगने की बात कहती हुई वह अपनी मूर्खता को कोसती है। लाल बिहारी के रोने और क्षमा मांगने से उसका रहा सहा क्रोध भी जाता रहता है और स्वयं ही श्रीकंठ से उसे अंदर बुला लेने को कहती है। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। दोनों भाइयों को इस तरह भरत मिलाप की मुद्रा में देखकर उनके पिता बेनी माधव सिंह भी पुलकित हो उठते हैं और आनंदी की प्रशंसा करते हुए गदगद भाव से कहते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। इस कहानी में एक कल्पित आदर्शवादी परिणति और निष्कर्ष के लिए प्रेमचंद जो पद्धति अपनाते हैं वस्तुतः यह यथार्थवाद के विरोध में ठहरती है और इस कारण लाल बिहारी एक मामूली सी बात पर उन्हीं की पत्नी के साथ इस कदर उद्दंड भी हो सकता है। यह बात कहानी में कल्पित स्थितियों के विरोध में बैठती है। दरअसल यह सारी आदर्शवादी टिप टॉप संयुक्त परिवार प्रथा की ढहती हुई दीवारों की रोकथाम के लिए ही की गई है, जो एक तरह से पूंजीवादी समाज रचना के बढ़ते हुए प्रभाव को अनदेखा करके इतिहास और समय के विरुद्ध अपने निजी मुंह को वरीयता देने का परिणाम है। मानवीय सत्प्रवृत्तियों को प्रेमचंद प्राय ही एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं और नेकी तथा ईमानदारी की हर लांछना प्रताड़ना को उसी पर रोकते हैं। नमक का दारोगा में मुंशी बंशीधर पंडित आलोपीदीन से 40,000 रुपए की घूस का प्रस्ताव भी दृढ़तापूर्वक ठुकरा देते हैं। वह यह जानते हैं कि आलोपीदीन इस क्षेत्र के बहुत असरदार आदमी हैं और जल्दी उनके असर का प्रमाण भी उन्हें मिल जाता है। एक सप्ताह बीतते न बीतते वह मुअत्तल कर दिए जाते हैं, लेकिन प्रेमचंद की कहानी इस मुअत्तली पर ही खत्म नहीं हो जाती है। उसमें आलोपीदीन मुंशी बंशीधर से हार कर भी अपनी सत्प्रवृत्ति का परिचय देते हैं और एक दिन बंशीधर के यहाँ आकर ऊंचा वेतन और अन्य सुविधाएं देकर उन्हें अपनी
जमींदारी का मैनेजर नियुक्त कर देते हैं। वह उनकी कर्तव्य निष्ठा के आगे पानी पानी हो गए हैं और वंशीधर द्वारा उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा देने से उन्हें चोट पहुंचेगी। वंशीधर की आंखें डबडबा आई। हृदय का संकुचित पात्र इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन सवाल यह है कि सत प्रवृत्तियों के प्रति यह आत्यंतिक आग्रह वर्ग चरित्र के प्रति क्या लेखक की दृष्टि को धुंधलाता नहीं है? अलोपीदीन आज की भाषा में एक समाज विरोधी तत्व है। चोरी, भ्रष्टाचार और काला धन जिनके व्यवसाय के खास अंग है। जाहिरा तौर पर रिश्वत में 40,000 रुपए कोई ऐसा ही आदमी दे सकता है, लेकिन प्रेमचंद की सत प्रवृत्तियों वाला यह आग्रह उन्हें भी एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की भक्ति और श्रद्धा के दायरे में खींच लाता है। इसी तरह सज्जनता का दंड में डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर सरदार शिव सिंह को ईमानदारी से काम करने का सिला उनकी बदली और तनजुली के रूप में मिलता है। लेकिन इस कहानी में आरोपित सत प्रवृत्तियों वाला कोई सैद्धांतिक आग्रह नहीं है। इसके विपरीत व्यंग की एक प्रदत्त अंतधारा इसमें सदैव विद्यमान रहती है, जो स्थितियों को सही परिप्रेक्ष्य देती है। परवर्ती कहानी से इसी शैली का चरम विकास हमें अमरकांत की कहानियों में दिखाई देता है। पंच परमेश्वर इस भावुक और भोले विश्वास को प्रकट करती है कि पंच की जबान पर ईश्वर का वास होता है। पंच न किसी का दुश्मन होता है और न दोस्त। जब खाला जुम्मन को पंचायत की धमकी देती है तो जुम्मन खुश होता है। जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है, इससे पंचायत में अपनी स्थिति का विश्वास जुम्मन में प्रकट होता है। अलगू चौधरी से जुम्मन की गहरी दोस्ती के बावजूद खाला उसे ही अपना पंच बनाती है। पहले जुम्मन के विरोध में अलगू का फैसला और बाद में अलगू के पक्ष में जुम्मन का फैसला, जिसका संयोग उसे जल्दी मिल जाता है। वस्तुतः लेखक इस निष्कर्षात्मक टिप्पणी को ही उद्धृत करते हैं। अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं, तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था के दबावों और जटिलताओं के परिप्रेक्ष्य में स्थिति का ऐसा कोई सरलीकृत निष्कर्ष व्यर्थ ही नहीं, गलत भी साबित होता है। संभवतः इसलिए रांगे राघव इसी निष्कर्ष से कहानी लिखकर भिन्न और विरोधी निष्कर्षों की ओर जाते दिखाई देते हैं। दुर्गा का मंदिर और आत्माराम जैसी कहानियां भी अकारण संयोगों, निश्चल विश्वासों, भावुक सत प्रवृत्तियों और हृदय परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित कहानियां हैं, जो वैचारिकता की दृष्टि से प्रेमचंद की कमजोर कहानियों की श्रेणी में ही आती है। इसी दौर की कहानियों में मृत्यु के पीछे कई कारणों से एक महत्वपूर्ण कहानी कही जा सकती है। लगता है जैसे मृत्यु के पीछे के ईश्वर चंद के रूप में प्रेमचंद अपनी ही व्यथा कथा लिख रहे हो। ईश्वर चंद एक राष्ट्रभक्त और कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार है, जो विपरीत और विरोधी
स्थितियों में भी अपनी निष्ठा की ज्योति बुझने नहीं देते। कठिन आर्थिक संघर्ष के बावजूद वह अपने पत्र गौरव को उसके नाम के अनुरूप ही निकालते रहे हैं। बहुत कुछ एक तरफ की जिद और नशे की हालत में वकालत को लात मारकर वह इस ओर आए हैं जिसका सबसे अधिक विरोध स्वयं उनकी पत्नी मानकी की ओर से होता है। वह उससे पूछती भी है, बता दो कोई उच्च शिक्षा प्राप्त मनुष्य कभी इस पेशे में आया हो जिसे कुछ नहीं सूझती, जिसके पास न कोई सनद है न कोई डिग्री। वह पत्र निकाल बैठता है और भूखों मरने की अपेक्षा रूखी रोटियों पर ही संतोष करता है। किसी को क्या पड़ी है कि जीवन की महत्वाकांक्षाओं को खाक में मिलाकर त्याग और विराग में उग्र काटे। हाँ, जिनको सनक सवार हो गई हो उनकी बात निराली है। यह छोटी सी कहानी ईश्वरचंद के पत्रकारिता से संबंधित जीवन के प्राय 3 दशकों को समेटकर चलती है, जिससे फिर यह एहसास होता है कि प्रेमचंद अपने निजी जीवन की आस्था और निष्ठा को ही जैसे ईश्वरचंद के माध्यम से व्यक्त कर रहे हो। ईश्वरचंद के आगे भी पत्रकारिता का केवल एक ही उद्देश्य है कि उसके माध्यम से वह जातीय और राष्ट्रीय महत्व के संदर्भों से जुड़े रह सके। ईश्वरचंद अपने को मजदूर वर्ग का हामी मानते हैं और उनके हितों से जुड़कर चलने में ही अपनी पत्रकारिता की सार्थकता देखते हैं। बुढ़ापे की आमद उनके संघर्ष को धीमा कर देती है, लेकिन मन में उनके अब भी वही हौसला कायम है। उनकी हार्दिक इच्छा है कि उनका बड़ा लड़का कृष्णचंद उनके साथ शामिल हो जाए और उनके काम को अपने नए खून से एक नया रंग देने में उनकी मदद करे। कृष्णचंद की रुचि भी इस ओर है, लेकिन अपनी पत्नी के कारण उसे इस ओर लाने की उनकी हिम्मत नहीं होती। वैसे मृत्यु के पीछे में भी मानकी का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। पति की मृत्यु के बाद वह उनका राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान देकर अपनी भूल स्वीकारती है और कृष्णचंद को उनका अधूरा काम आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। लेकिन उसमें घटित यह परिवर्तन लेखक के सैद्धांतिक आग्रह और इच्छा का परिणाम न होकर वास्तविक स्थितियों का ही स्वाभाविक प्रतिफल है। ईश्वरचंद के प्रति सम्मान प्रदर्शन की अतिरंजनाओं को बचाकर कहानी को कदाचित और भी प्रभावशाली बनाया जा सकता था। हंस के आत्मकथा अंक में प्रकाशित अपनी संक्षिप्त आत्मकथा जीवन सार में प्रेमचंद ने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि कहानियां लिखने की शुरुआत उन्होंने सन 1907 से की, जबकि उपन्यास वह पहले से लिखते रहे थे। प्रेमचंद की आरंभिक और हिंदी उर्दू पत्रिकाओं में बिखरी हुई कहानियों को 2 भागों में संकलित करते हुए अमृत राय ने पर्याप्त खोजबीन के बाद उनकी कहानियों की संख्या गुप्तधन दोनों खंडों में संकलित 56 कहानियों सहित 266 निर्धारित की है। उन्होंने यह अनुमान भी प्रकट किया है कि अभी भी 30-40 कहानियां और मिलनी चाहिए जो पत्रिकाओं में दबी पड़ी है और तत्कालीन पत्रों की संपूर्ण फाइलें उपलब्ध न होने के कारण वे प्रकाश में
नहीं आ पा रही है। यदि अमृत राय के इस अनुमान को सत्य माना जाए तो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानियों की संख्या सहज ही 300 के आसपास पहुंच जाती है। उपन्यासों और पत्रकारिता के साथ ही रोजमर्रा की साधारण जिंदगी की सारी जिम्मेदारियों के बीच 3 दशकों में इतनी बड़ी संख्या में कहानियों का लिखा जाना ही इस बात का प्रमाण है कि यह एक पूरी तरह से समर्पित लेखक की एकांत साधना का प्रतिफल है। अमृत राय ने इस वस्तु स्थिति पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, उनका लिखना अवकाश को भरने के लिए नहीं है, उन्हें लिखने के लिए अवकाश पैदा करना पड़ता था और वह इसी तरह पैदा होता था कि उन्होंने अपनी जिंदगी अमन से और सब बातें काट कर निकाल फेंकी थी और एकांत भाव से साहित्य रचना में लग गए थे। यह एक गृहस्थ योगी की, साधक की, भक्त की निर्मम तुच्छ साधना थी। साहित्य को किसी महान व्यवहारिक लक्ष्य से जोड़ना उनके संपूर्ण जीवन की उपलब्धि और आंतरिक व्यवस्था थी। ऐसी स्थिति में इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि रचनात्मकता की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियां प्राय ही दो विषम स्तरों की अनुभूति छोड़ती है और कमोबेश उनके लेखक के हर दौर में उनकी अच्छी और बुरी कहानियां एक साथ मिल जाती हैं। वैचारिकता की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियां यदि सामाजिक सौदेश्यता, सांप्रदायिक सद्भाव, जातीय एकता और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के लिए उदाहरण का काम देती है, तो वही कुछ ऐसी कहानियां भी अवश्य मिल जाती हैं कि जो उनके सारे प्रगतिशील चिंतन पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है और उनके लेखन की मूल धारा से एकदम अलग थलग पड़ जाती है। उनकी ऐसी कहानियों में झूठ, नाग पूजा और भूत आदि उनके उपन्यास कायाकल्प की ही भांति पारलौकिकता में उनके विश्वास का संकेत छोड़ती दिखाई देती है। मंत्र में वह सांप्रदायिक सद्भाव के मोर्चे पर जीवन भर सन्नद्ध भाव से लड़ते रहने की बात भुलाकर सनातन हिंदू धर्म की विजय पर प्रसन्न होकर सांप्रदायिक विद्वेष की सरहद में चले जाते दिखाई देते हैं। इसी तरह शांति और दो सखियां आदि कहानियों में वह बड़े यांत्रिक ढंग से ऐसे निष्कर्ष निकालते दिखाई देते हैं कि जो उन्हें स्त्रियों की आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में खड़ा कर देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि अपने पूरे लेखन में वह सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों और अशिक्षा को ही स्त्रियों और दलित वर्ग की दुर्दशा का मूल कारण मानकर गहरी संचित घृणा और अदम्य उत्साह के साथ इनके खिलाफ मोर्चा बांधे रहे हैं। इसलिए उचित यही है कि प्रेमचंद की परवर्ती दौर की कुछ पूर्व चर्चित और महत्वपूर्ण कहानियों को लेकर आज के परिवर्तित संदर्भों में उनकी उपलब्धियों और सार्थकता की खोज की जाए। प्रेमचंद ने सोजे वतन से कहानी को जातीय और राष्ट्रीय सवालों से जोड़ने की जिस परंपरा का सूत्रपात किया था, उसका सुविकसित रूप भी उनकी आहुति, जुलूस, समर यात्रा और सत्याग्रह आदि कहानियों में दिखाई देता है। उनकी सुप्रसिद्ध कहानी शतरंज के खिलाड़ी को भी मैं इसी वर्ग में रखने की सिफारिश करूंगा। पहली बार कहानियां यदि राष्ट्रीय आंदोलन के पलायनकारी वेग का संकेत देती है, जहां देश की सामान्य जनता आजादी के लिए अपना सब कुछ होम कर देने को
कृत संकल्प थी, वहीं इस देश में अमीरों, जमींदारों और रियासतों के राजा महाराजाओं का एक ऐसा वर्ग भी था जो कभी सक्रिय होकर और निष्क्रिय रहकर इस राष्ट्रीय उभार को दबाने और कुचलने में ब्रिटिश साम्राज्य की मदद कर रहा था। शतरंज के खिलाड़ी के मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली इसी वर्ग के वास्तविक प्रतिनिधि हैं, जो देश के सवालों, समस्याओं और परिवर्तनों से किसी किस्म का कोई सरोकार न रखकर अपनी पुश्तैनी जायदाद के सहारे पलने और ऐश करने के लिए बच रहे हैं। संसार में क्या हो रहा है, इसकी किसी को खबर न थी। इसकी विलासी प्रवृत्ति और राष्ट्रीय चिंता के प्रति असंलग्नता के भाव पर यह टिप्पणी बहुत कुछ नाटकों के कोर्स का काम करती है। जब हमारे रईसों का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज है। किन्हीं अज्ञात कारणों से मीर रोशन अली की बेगम नहीं चाहती कि वह 24 घंटे शतरंज के नाम पर घर पर अड्डा जमाए रहे। अतः इस सिरदर्द से छुट्टी पाने के लिए वह बादशाही फौज का एक सिपाही भिजवाकर मीर की तस्बीह का षड्यंत्र रचती है। इस सिपाही को देखते ही मीर की आत्मा कांप उठती है और अगले दिन उससे बचने के लिए मिर्जा के सुझाव पर वह गोमती के पास कहीं वीराने में शतरंज का नक्शा जमाना शुरू कर देते हैं। ब्रिटिश सेना के लखनऊ में प्रवेश और वाजिद अली शाह की गिरफ्तारी से जिन लोगों को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता और इस सबसे एकदम बेपरवाह रहते हुए अपने एक बेहद मामूली स्वार्थ के लिए शतरंज की एक बाजी की मामूली सी हार जीत को लेकर तलवारें खींच लेते हैं और वीर योद्धाओं की तरह एक दूसरे को जख्मी करके मर जाते हैं। जातीय और राष्ट्रीय महत्व के सवालों से बेखबर रहकर अपने छोटे छोटे हितों और स्वार्थों को ही सब कुछ समझ लेने वाली स्थिति और लोभ पर इससे सटीक व्यंग की कल्पना मुश्किल है। आहुति का आनंद भी प्राय इसी जहनियत का आदमी है। फर्क बस इतना है कि वह कांग्रेस के नाम में इसलिए थोड़ी बहुत दिलचस्पी लेने लगता है क्योंकि रूपमनी जो एक प्रबुद्ध और आधुनिक युक्ति होने के साथ ही उसकी सहपाठिनी भी है, इस आंदोलन में दिलचस्पी लेती रही है। इस आनंद के मुकाबले विशंबर एक गरीब राष्ट्रभक्त छात्र है जो रानीगंज में एक सभा को संबोधित करते हुए पकड़ा जाता है और उसे 2 वर्ष की सजा हो जाती है। रूपमनी आनंद की जोखिम से बचने वाली बुर्जुआ प्रवृत्ति के मुकाबले विशंबर के त्याग और कर्मठता से आकृष्ट होती है और उससे प्रेरणा लेकर पूरी तरह से अपने को आंदोलन की धारा में छोड़ देती है। वास्तविक स्वराज्य की अवधारणा पर टिप्पणी करते हुए कहती है, अगर स्वराज्य आने पर भी संपत्ति का यही प्रभुत्व रहे और पढ़ा लिखा समाज यूं ही स्वार्थार्थ बना रहे तो मैं कहूंगी ऐसे स्वराज्य का न आना ही अच्छा। अंग्रेजी महाजनों की धन लोलुपता और शिक्षितों का स्वहित ही आज हमें पीछे डाल रहा है। जिन बुराइयों को दूर करने के लिए आज हम प्राणों को हथेली पर लिए हुए हैं, उन्हीं बुराइयों को क्या प्रजा इसलिए सिर चढ़ाएगी कि वे विदेशी नहीं स्वदेशी हैं? कम से कम मेरे लिए तो स्वराज्य का यह अर्थ नहीं है कि जॉन की जगह गोविंद बैठ जाए। मैं समाज की ऐसी व्यवस्था देखना चाहती हूँ जहाँ कम से कम विषमता को आश्रय मिल सके। समर यात्रा और जुलूस में
प्रेमचंद राष्ट्रीय आंदोलन में आम जनता के उत्साह को अंकित करते हैं। इन कहानियों का रचना संसार सोज़े वतन की कहानियों की तरह अमृत न होकर एकदम ठोस और यथार्थ संसार है, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में शताब्दी के तीसरे दशक में अपूर्व निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ इस राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ रहा था। प्रेमचंद अभी भी महात्मा गांधी के प्रभाव से मुक्त नहीं है, लेकिन इन कहानियों में वह उस प्रभाव की विधायक भूमिका को भी अधिकांश में अंकित करते हैं। हृदय परिवर्तन और राजनीति में तथाकथित धार्मिक तालमेल के बदले वह एक अभूतपूर्व विशाल जन जागृति को ही इन कहानियों के केंद्र में रखकर चलते हैं। समर यात्रा की बूढ़ी नोहरी दोपहरी की धूप की तरह कांपकर दरोगा की लें दे करती है। कोदई एक नेता के रूप में गर्व के साथ अपनी गिरफ्तारी देता है। आगे के लिए नोहरी के निर्देशानुसार बाकायदा जत्था बनता है और वॉलंटियरों की सूची तैयार की जाती है, जिसमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। इस व्यापक जन जागृति के फलस्वरूप परिवर्तन मानसिकता पर टिप्पणी करते हुए लेखक लिखता है, जो ही पराधीनता का आतंक दिल से निकल गया, आपको स्वराज्य मिल गया। भय ही पराधीनता है, निर्भयता की स्वराज्य। समर यात्रा की बूढ़ी नोहरी दोपहरी की धूप की तरह कांपकर दरोगा की लें दे करती है। कोदई एक नेता के रूप में गर्व के साथ अपनी गिरफ्तारी देता है। आगे के लिए नोहरी के निर्देशानुसार बाकायदा जत्था बनता है और वॉलंटियरों की सूची तैयार की जाती है, जिसमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। इस व्यापक जन जागृति के फलस्वरूप परिवर्तन मानसिकता पर टिप्पणी करते हुए लेखक लिखता है, जो ही पराधीनता का आतंक दिल से निकल गया, आपको स्वराज्य मिल गया। भय ही पराधीनता है, निर्भयता ही स्वराज्य है। जुलूस का नेतृत्व बूढ़े इब्राहिम खां के हाथ में है। जुलूस पर हुए लाठीचार्ज के फलस्वरूप वह बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और वसीयत करते हैं कि उनकी लाश को गंगा में नहलाकर दफन किया जाए। राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में जातीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव प्रेमचंद की इन कहानियों की एक खास विशेषता है। कभी कभी अपने विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए हमारे ही भाई बंधु को सरकारी यंत्रों का एक हिस्सा थे। इस आंदोलन को कुचलने में कुछ ज्यादा ही उत्साह से काम लेते थे, लेकिन प्रेमचंद इस तथ्य की ओर जब तक संकेत करते हैं कि उनसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है, कभी आंतरिक पश्चातापवश और कभी किसी बाह्य प्रेरणा से ये लोग जुलूस के दरोगा बीरबल सिंह की तरह अपना रास्ता बदल भी लेते हैं। सत्याग्रह में लेखक यह दिखाने की कोशिश करता है कि इस जन आंदोलन के असाधारण उभार से भयभीत होकर ब्रिटिश सरकार किस प्रकार धार्मिक भावनाओं की आड़ में इस आंदोलन को असफल करने और दबाने का षड्यंत्र रचा करती थी। भारतीय ग्राम जीवन का अंकन प्रेमचंद के लिए मात्र एक आंदोलन या नारा नहीं था। प्रेमचंद इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि अपनी सारी सादगी, सहजता और सदिच्छा के बावजूद ध्वंस प्राय सामंती व्यवस्था और नवागत पूंजीवाद के दोहरे दबाव के फलस्वरूप भारतीय किसान की नियति को बदल पाने के लिए एक गहरा और निर्णायक संघर्ष अपेक्षित है। तीसरे दशक का अंत होते होते देश की राजनीति और अपनी समाज
रचना की पहचान का वह एक बेहतर और व्यस्त परिचय देने लगते हैं। बृहदा और अलगोजा जैसी कहानियों में संयुक्त परिवार प्रथा के प्रति उनका मोह अलबत्ता अभी भी किसी हद तक बना रहता दिखाई देता है, लेकिन इसके साथ ही पीड़ित दलित वर्ग के अभिशप्त जीवन, उन पर होने वाले अत्याचार, बेगार और उनके निर्मम शोषण के बड़े यथार्थ, आत्मीय और प्रामाणिक चित्र इस दौर की कहानियों में सहज ही देखे जा सकते हैं। कठोर मेहनत के बावजूद किसान गरीब, अभिशप्त और फटे हाल हैं, क्योंकि जमींदार, कारिंदे, पुलिस और धर्म के ठेकेदार सबके सब जोंक की तरह चिपट कर दृश्य अदृश्य रूप में उनका खून चूस रहे हैं। अपने निबंध महाजनी सभ्यता में इसी स्थिति पर टिप्पणी करते हुए वह लिखते हैं, मनुष्य समाज दो भागों में बट गया है। बड़ा हिस्सा मरने और खपने वालों का है और बहुत ही छोटा हिस्सा लोगों का, जो अपनी शक्ति और प्रभाव से बड़े समुदाय को अपने बस में किए हैं। इन्हें इस बड़े भाग के साथ किसी तरह की हमदर्दी नहीं, जरा भी रूह रियायत नहीं। उसका अस्तित्व केवल इसलिए है कि अपने मालिकों के लिए पसीना बहाए, खून गिराए और एक दिन चुपचाप इस दुनिया से विदा हो जाए। स्थिति कितनी भीषण और विषम हो चुकी है, इसका संकेत वह बड़े पुरदर्द ढंग से करते हैं। यह हवा इतनी जहरीली हो गई है कि इसमें जीवित रहना कठिन होता जा रहा है। शोषण को अपना अधिकार मानकर चलने वाली इस व्यवस्था से मुक्ति का उपाय केवल एक है, इस समुची व्यवस्था का विनाश और एक वैकल्पिक व्यवस्था का निर्माण। एक नई सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम में उदय हो रहा है, जिसने इस नाटकीय महाजनवाद या पूंजीवाद की जड़ खोदकर फैला दी है। शोषण और अत्याचार पर आधारित इस व्यवस्था का भयावह रूप सवा सेर गेहूं, सतगदी, ठाकुर का कुआं, पूस की रात और कफन जैसी कहानियों में देखा जा सकता है। सवा सेर गेहूं में शंकर विप्र के लिए गए सवा सेर गेहूं के बदले जो वह द्वार पर आए साधु के अतिथि सत्कार के लिए लेता है, जीवन भर गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लेता है। खलियानी में 1.5 पसेरी गेहूं देकर अपने को उरुण समझ चुका था कि 7 वर्ष बाद भी उसकी ओर 120 रुपए बाकी निकलते हैं। यह निर्मम शोषण उसके मन में, एक किसान से मजदूर बन गए आदमी के मन में श्रम के प्रति निराशा और घृणा का भाव पैदा करती है। जब सिर पर ऋण का बोझ ही लदना है तो क्या मन भर का और क्या सवा मन का। उसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। वह जरूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था, अब द्वार खड़ी रहने वाली भिखारिनी न थी, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचिनी थी, जो अपनी भेंट के बिना जान नहीं छोड़ती। 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद जब शंकर मरता है तो सवा सेर गेहूं के कर्ज में 120 रुपए सिर पर सवार थे, जिनके भुगतान के लिए उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी जाती है। कहानी के अंत में प्रेमचंद इस ओर भी अपने पाठकों को सचेत कर देते हैं कि यह कोई कपोल कल्पित कहानी नहीं है, एक सत्य घटना है।
ऐसे संकटों और ऐसे विप्रों से दुनिया खाली नहीं है। सदगति का दुखी चमार अपने नाम से भी दुखी ही है। जो ईश्वर भक्त पंडित घासीराम से साइड पूछने जाता है तो उनकी गाय को घास डालने से लेकर भूसा ढोने और लकड़ी काटने तक सब कुछ भूखे ही करते रहकर सदगति को प्राप्त होता है। और चमार होने के नाते कोई उसकी लाश भी उठाने को तैयार नहीं होता है। सारी सेवा के बावजूद ये लोग नीच, कमीन और अस्पृश्य हैं, जो मजबूरी में ठाकुर के कुएं का एक लोटा पानी भर लेने के हकदार नहीं हैं। शेर से भी भयानक मुंह वाले ठाकुर को देखते ही गंगी के हाथ से रस्सी छूट जाती है और घड़ा धड़ाम से हिलकोरे की आवाज छोड़ता हुआ पानी से सरक जाता है। बदहवासी में वह घर पहुंचकर देखती है कि जो लोटा मुंह से लगाए जगारे वाला ही मैला गंदा हजार बदबूदार पानी पी रहा है। उसकी रात में जब तारे भी टूटते हुए मालूम होते हैं, हल्कू अपने खेत के किनारे ऊंट के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा होता है। अपने कुत्ते जबरा को अपने शरीर से सटाकर वह उस सेक को एक नियम की तरह भुगता है। सब कुछ करके भी कुछ ना हो पाने की निरुपायता ही उसे अकर्मण्य बना देती है। वह नील गायों से खेत को बर्बाद होते देखता रहता है और कुछ नहीं करता है। सुबह खेत की दशा देखकर हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। मुन्नी इस बात को लेकर दुखी है कि अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी, लेकिन हल्कू स्थिति को लेकर प्रसन्न भी है। अब रात ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। प्रेमचंद की कहानी कफन का आरंभ इस प्रकार है। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसे दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। जब घीसू निसंग भाव से कहता है कि वह बचेगी नहीं तो माधव चिढ़कर उत्तर देता है कि मरना है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती, देखकर भी वह क्या कर लेगा। लगता है जैसे कहानी के शुरू में ही बड़े सांकेतिक ढंग से प्रेमचंद बुझ चुके अलाव के द्वारा पारिवारिक सद्भाव और उष्मा के चुक जाने की ओर इशारा कर रहे हैं और भाव का अंधकार में लय हो जाना मानो पूंजीवादी व्यवस्था का ही प्रगाढ़ होता हुआ अंधेरा है, जो सारे मानवीय मूल्यों, सद्भाव और आत्मीयता को रौंदता हुआ निर्मम भाव से बढ़ता जा रहा है। इस औरत ने घर को एक व्यवस्था दी थी, पिसाई करके या घास छिलकर वह इन दोनों बेगैरतों का दोजंख भरती रही है और आज ये दोनों इस इंतजार में है कि वह मर जाए तो आराम से सोए। आकाश वृत्ति पर जिंदा रहने वाले बाप बेटे के लिए भुने हुए आलूओं की कीमत उस मरती हुई औरत से ज्यादा है। उनमें कोई भी इस डर से उसे देखने नहीं जाना चाहता है कि उसके जाने पर दूसरा आदमी सारे आलू खा जाएगा। फलक और तालू जल जाने की चिंता किए बिना जिस तेजी से वे गर्म आलू खा रहे हैं, उससे
उनकी मारक गरीबी का अनुमान सहज ही हो जाता है। घीसू को 20 साल पहले हुई ठाकुर की बारात याद आती है। उसके बाद वैसा पेट भर खाना नहीं मिला। कफन एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कहानी है जो श्रम के प्रति आदमी में हतोत्साह पैदा करती है, क्योंकि इस श्रम की कोई सार्थकता उसे नहीं दिखाई देती है। 20 साल तक यह व्यवस्था आदमी को भरपेट भोजन के बिना रखती है। इसलिए आवश्यक नहीं है कि अपने परिवार के ही एक सदस्य के मरने जीने से ज्यादा चिंता उन्हें अपने पेट भरने की होती है। औरत के मर जाने पर कफन का चंदा हाथ में आने पर उनकी नीयत बदलने लगती है। हल्के से कफन की बात पर दोनों एकमत हो जाते हैं। लाश उठाते उठाते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? और फिर उस हल्के कफन को लिए बिना ही ये लोग उस कफन के चंदे को शराब, पूड़ियाँ, चटनी, अचार और कलेजियों पर खर्च कर देते हैं। अपने भोजन की तृप्ति से ही वे दोनों मृतक की सद्गति की कल्पना कर लेते हैं। अपनी उम्र के अनुरूप घीसू ज्यादा समझदार है। उसे मालूम है कि लोग फिर कफन की व्यवस्था करेंगे, भले ही इस बार रुपया उनके हाथ में ना आवे। नशे की हालत में माधव जब पत्नी के अथाह दुख भोगने की सोचकर रोने लगता है तो घीसू उसे चुप कराता है। हमारे परंपरागत ज्ञान के सहारे कि मरकर वह मुक्त हो गई है और इस जंजाल से छूट गई है। नशे में नाचते गाते उछलते कूदते सब ओर से बेखबर और मदमस्त वे कहीं गिरकर ढेर हो जाते हैं। संरचना की दृष्टि से उनके अंतिम दौर की कहानियां कश्मीरी सेव और मनोवृत्ति आदि एक निश्चित परिवर्तन की सूचना देती है। उनकी असामयिक मृत्यु के बाद पूरे अधूरे जो सूत्र प्रकाश के आए, उनसे उनके आगे की संभावित दिशा का अनुमान लगा लेना मुश्किल नहीं रहा जाता। प्रेमचंद स्वयं जिस व्यवस्था का शिकार हुए वह आज मरणासन व्यवस्था में है। जिस नई वैकल्पिक व्यवस्था का नक्शा मरते समय उनके दिमाग में था, वह विकास की कितनी ही मंजिलों को पार कर चुकी है। वह अकारण नहीं है कि उस व्यवस्था के लिए संघर्ष करने वाली हर कथा पीढ़ी प्रेमचंद से अपने को जोड़कर चलने में गहरा सुख और संतोष अनुभव करती रही है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि प्रेमचंद की कहानियों में किस तरह समाज, मनोविज्ञान और वास्तविकता का गहरा चित्रण मिलता है। अब आप बताइए, आपको प्रेमचंद की कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद है? क्या आपको भी लगता है कि उनकी कहानियां आज भी उतनी प्रासंगिक है? अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।